अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये हमारा पहला लेक्चर है इंग्लिश प्रेसिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन का। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स इसमें हर साल फेल भी होते हैं और अटेम्प्ट नहीं भी कर पाते डिस्पाइट हैविंग अ वेरी वेरी गुड कमांड इन इंग्लिश जनरली एज वेल। सो द पॉइंट ऑफ फॉर्मिंग दिस कोर्स इज़ कि जी मैंने इसलिए ये स्लाइडें बनाई हैं और इतनी इस पर मेहनत की है कि मेरा आपका जो डर है ये प्रेसी का, ये आपके जहनों से और आपके दिलों से निकल जाए। ठीक है, प्रेसी कोई ऐसा मुश्किल टास्क नहीं है। आई नो आई से दैट फॉर अ लॉट ऑफ अदर पेपर्स एज वेल, लेकिन प्रेसी स्पेशली मैं इसलिए कहना चाहूँगी क्योंकि इट्स मोर और लेस लाइक अ समरी of all the important points that you have covered in or you have read in a particular passage. ये वो चीज़ें जो शायद हम बचपन से करते आ रहे हैं, बट फॉर सम रीज़न वी आर वेरी वेरी स्केयर्ड अबाउट कि भाई ये चीज़ कैसे होगी। ठीक है, हम क्यों फेल होते हैं, एग्जामिनर क्यों फेल करता है, क्योंकि हम उस बेसिक फार्मूला के ऊपर अपना पेपर अटेम्प्ट नहीं करते। हम अपनी प्रेसी को अपने अंदाज में लिखना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू पिक आउट irrelevant stuff as well. We want to mention all the points that we think are necessary in a particular passage. But that is not the point of a pressy. The point of a pressy is to basically only pick out the most important points और उसके बाद आप उनको jot down करें, कनेक्शंस ड्रॉ करें उनके बीच में, मेक कनेक्टिंग सेंटेंसेस। ठीक है, एक आसान सी सिंपल से क्रिस्प सेंटेंसेस फॉर्म करें। उनकी फॉर्मेशन ऐसे हो कि पढ़ने वाले को पैसेज की समझ आ जाए। पर आपकी प्रेसी जो भी पढ़ा हो को उसको उसके सामने अगर पैसेज ना भी हो तो उसको पता होना चाहिए कि जी पैसेज का कॉन्टेक्स्ट क्या है, पैसेज बात किस बारे में कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे इंग्लिश प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन में और आगे आपका जो नेक्स्ट चीज़ आएगी वो कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा। उसके बाद आई स्टार्ट पुटिंग इन एंड फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आ जाएगी, फिर जी ट्रांसलेशन आ जाएगी, फिर जी आपके डिफरेंट वर्ड्स आ जाएंगे, उसके बाद पंक्चुएशन आ जाएगी। एवरीथिंग जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, ये बेसिकली सारी चीज़ें ये एग्जामिनर आपका करता क्या है, कंबाइन कर देता है एक एग्जाम में, इंग्लिश प्रेसिंग कॉम्पोजिशन में, ताकि और आपको देख के काफ़ी घबराहट होती है कि भाई इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, हाउ विल वी एवर कवर सो मैनी इंग्लिश ग्रामर कॉन्सेप्ट्स इन सच लिटिल टाइम। बट द पॉइंट ऑफ दिस अगेन दीज लेक्चर स्लाइड्स इज कि आप इन चीज़ों से मत घबराएं, बिकॉज हम बचपन से ये चीज़ें करते आ रहे हैं। पंक्चुएशन, टेंसेस, दे आर नॉट अनयूजुअल और दे आर नॉट वेरी न्यू टू अस। सेकेंडली, दीज आर ऑल वेरी ईजी थिंग्स। ऐसे जो आपका ऐसे का पेपर होता है उसमें चलो गुंजाइश भी नज़र आ जाती है कि यार चलो मैं इफ़ आई एम फ्लंकिंग दिस एग्जाम मे बी आई डेंट अंडरस्टैंड द टॉपिक। ठीक है, मे बी आई डेंट अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिक्वायर्ड। बट प्रेसी में तो मैं समझती हूँ कि इस चीज़ को भी आप मिनिमाइज कर दें। प्रेसी में तो 110% यू शुड बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड द पैसेज एंड जस्ट जॉट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, और बाकी आहिस्ता आहिस्ता जितने भी और कंपोनेंट्स हैं मैं उनको बारी बारी करके लेके चलूँगी। चलिए आप अपनी स्लाइड की तरफ देखिए। तो जो पहली चीज़ है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद इंग्लिश प्रेसी। सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगी। प्रेसी होता क्या है? अ प्रेसी इज बेसिकली अ मिनिएचर पोर्ट्रेट ऑफ द पैसेज। ठीक है, वो रिटेन करता है एब्सोल्यूट एसेंशियल पॉइंट्स। एसेंशियल पॉइंट्स मतलब कि इम्पॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं जो वो पैसेज कह रहा है उस चीज़ को वो कंटेन कर लेता है। ठीक है, वो सारी अहम अहम जो बातें वो पैसेज जो कर रहा है उसको पकड़ के एक पैराग्राफ के अंदर जॉट डाउन कर देता है, accompanied with the mood and the tone of the author of the passage। कि बेसिकली वो ऑथर जिसने लिखा है वो कहना क्या चाह रहा है, उसका मतलब क्या था इस पैसेज लिखने के पीछे। अच्छा जी, हाउ टू राइट अ प्रेसी। सबसे पहले रूल्स की बात करते हैं। अब ये मैंने कोशिश की है कि इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन के पेपर में हर चीज़ के रूल्स में डिफाइन कर दूँ। रूल्स डिफाइन करने से ये होगा कि आपको पता होगा कि भाई ये आप टिक ऑफ कर सकते हैं। प्रेसी लिखी तो आपने ये चीज़ें टिक ऑफ करनी है कि क्या मेरी प्रेसी में रूल नंबर 1 अप्लाई होता है या नहीं होता, क्या मेरी प्रेसी में रूल नंबर 2 अप्लाई होता है कि नहीं होता। ठीक है, बारी बारी इन रूल्स को आपने चेक लिस्ट की तरह आपने टिक ऑफ करना है। सबसे पहली चीज़ आ गई कि जी आपकी प्रेसी की लेंथ कितनी होनी चाहिए। एवरेज जो लेंथ है जो रिकमेंडेड होती है, ठीक है, बाय मोस्ट ऑफ द टीचर्स एंड स्पेशली मैं भी यही रिकमेंड करूँगी कि आपकी प्रेसी की लेंथ शुड बी 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। सो व्हाट यू डू इज, आपके पास आ गया प्रेसी का एग्जाम। ठीक है, आपने एक एवरेज वर्ड काउंट ले लेना है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वर्ड काउंट आपने कैलकुलेट करके
उसके बाद आपने 3 से डिवाइड करके जितने भी लफ्ज़ आपके पास होंगे उतनी में कोशिश करनी है कि आपकी प्रेसी उतनी ही अल्फाज में है। 5-10 अल्फाज ऊपर नीचे हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन ये ना हो कि जी 20-30 लफ्ज़ ऊपर जा रहे हैं, ऐसा ना हो। प्रेसी का जो पॉइंट है, जो एसेंस है कि भाई शॉर्टन फॉर्म है, वो इट बेसिकली loses in the process when you try to write elaborate sentences, when you try to exceed your word limit. ठीक है, so this won't be recommended. अच्छा जी, for CSS exams one good rule is to divide the given number of words by 3 and use a liberty of ±10 words in the final draft. ठीक हो गया। अब प्रेसी के अंदर होना क्या चाहिए, ठीक है। अब ये 5 चीज़ें हैं जो बहुत अहम है कि आपकी हर प्रेसी के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1, क्लैरिटी। योर प्रेसी शुड ऑलवेज बी ईजी टू अंडरस्टैंड। ये ना हो कि आपने एक्सट्रीमली हैवी अल्फाज इस्तेमाल किए हो ग्रामर के। वन ऑफ द रीजंस वाई अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स फेल द प्रेसी पेपर इज बिकॉज दे वांट टू यूज एक्सटेंसिव वोकैबुलरी फॉर नो रीजन। हाँ, मैं ज़रूर कहूँगी कि आप सिनोनिम्स ढूंढें उन अल्फाजों के। डू नॉट ट्राई टू रेप्लिकेट और रिप्रोड्यूस द सेम वर्ड्स एज यूज्ड इन द पैसेज। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि रिप्रोड्यूस नहीं करना तो आप इतना ही डिफ़िकल्ट लफ्ज़ उसकी जगह ले आएँ कि एग्जामिनर के भाई इससे आसान तो वो पैसेज था जो हमने दिया एग्ज़ाम में। ठीक है, सो ईजी टू अंडरस्टैंड का ये मतलब है कि एग्जामिनर के लिए आसानी से वो पढ़े और वो समझ आए कि भाई इस कैंडिडेट को, इस बच्चे को समझ आ गई कि पैसेज ने क्या कहा। ठीक हो गया। उसके बाद है करेक्टनेस इन द यूजेज ऑफ लैंग्वेज इन द आइडियाज। अब ये 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले we're going to talk about in the usage of language. I will again reiterate, पहले भी शायद मैंने काफ़ी जो मैंने पेपर्स पहले पढ़ाए हैं उसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि लैंग्वेज पे ख़ास फोकस करें। स्पेशली ये एग्ज़ाम तो है ही आपका लैंग्वेज का। लैंग्वेज का मतलब है कि प्लीज़ डू नॉट मेक एनी ग्रामेटिकल एरर्स, ट्राई टू रीफ्रेन फ्रॉम मेकिंग ग्रामेटिकल एरर्स। कोशिश करें मिनिमम गलतियाँ कम से कम हो आपकी ग्रामर की, क्योंकि ये है ही पेपर ग्रामर का। ठीक है, एग्जामिनर जो है इसमें सिर्फ आपकी ग्रामर ही मोर और लेस चेक कर रहा होता है। इज आर, ठीक है, वाज, इस तरह की गलतियां अगर आप करेंगे, वर्ब्स नहीं डाल रहे प्रॉपर, आप उसकी प्रेपोजिशंस वगैरह नहीं डाल रहे, एक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ही अगर सही नहीं है ना, तो वो एक ग्रामर के पेपर में इट विल पिस ऑफ द एग्जामिनर, इट विल मेक हिम अ लिटिल मतलब जिटरी, वो थोड़ा सा हो जाएगा कि भाई ये क्यों नहीं सही लिख रहा। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि लैंग्वेज आपकी बिल्कुल करेक्ट हो। उसका आसान हाल ये होता है कि आप अल्फाज आसान इस्तेमाल करें प्लीज़। ये एंड दिस स्पेशली गोज़ फॉर पीपल फ्रॉम, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू डिस्क्रिमिनेट, लेकिन अक्सर जो OA लेवल्स के हमारे जो फेलो स्टूडेंट्स होते हैं, ये कैंडिडेट्स होते हैं, जो वो ज़्यादा गलतियाँ करते हैं इस चीज़ की। या अक्सर मैंने देखा है कि जो मैट्रिक FSC बैकग्राउंड, बोथ एक्चुअली बैकग्राउंड्स के, इफ़ आई ट्राई टू रिमेंबर नाउ, दोनों ही की गलती होती है। फॉर सम रीज़न आई डोंट नो, वी वांट टू यूज़ वेरी हाई एंड वोकैबुलरी। ठीक है, बिकॉज हमने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में इस्तेमाल की होती है, हमारे नंबर भी आए होते हैं, बचपन से नंबर जब मिले होते हैं इस चीज़ पे तो हमें लगता है कि भी बड़ी अच्छी चीज़ है। तो अपने आप को ट्यून करना CSS में इसके आसान ज़बान इस्तेमाल करनी है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, उसके बाद है इन दी आइडियाज़ आपके करेक्ट होने चाहिए। ये नहीं है कि पैसेज बात कर रहा है एक डिफरेंट चीज़ की और आप बात कर रहे हैं कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ की। ठीक हो गया, तो बिल्कुल आइडियाज़ आपके करेक्ट होने चाहिए। फिर आ जाता है ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। सब्जेक्टिविटी का मतलब है कि आपने ये नहीं, अपने ओपिनियंस, अपने आइडियाज़ नहीं बताने एग्जामिनर को। आपने ये नहीं लिखना कि इस प्रेसी को, इस पैसेज को पढ़ के मैं क्या इन्फर करता हूँ इससे। ठीक है, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, दैट्स नॉट योर जॉब इन द प्रेसी एग्जाम। व्हाट यू आर सपोज टू डू इज़ कि आप सिर्फ जो पैसेज है उसको पढ़े, समझे और उसको थोड़े अल्फाजों में वापस रिप्रोड्यूस तो नहीं कहेंगे, लेकिन अपने अल्फाजों में लिखें कि ये कहना चाह रहे ऑथर का व्यू पॉइंट इज़ द व्यू पॉइंट। आपने अपने आइडियाज़ सब्जेक्टिविटी नहीं लेके आने इसके अंदर। ठीक हो गया। फिर है कोहेरेंस, लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि एक सेंटेंस बात कर रहा है कि भाई द ऑथर वेंट देयर, ही ट्रैवल्ड so much and the second sentence talks about how something else is happening in another universe. ठीक है, बिल्कुल डिसकनेक्टेड सेंटेंसेस ना हो, कनेक्शन होना चाहिए सेंटेंसेस के अंदर, जो कि गालिबन आप लोग अपने ऐसे के एग्जाम में भी आपको बहुत समझाया जाता है। आई एम श्योर जो आपको ऐसे पढ़ा रहे हैं नियर पेयर पे या जनरली और जगह पे भी उन्होंने भी बताया होगा कि कनेक्शन होना चाहिए सेंटेंसेस के बीच में। और फिर कंसाइसनेस, अगेन दिस गोज विदाउट सेइंग कि प्रेसी जो होगी वो आपकी ब्रीफ होगी, लंबी नहीं होगी,
इररेलेवेंट चीज़ें उसकी नहीं होंगी और टू द पॉइंट होगी। ठीक हो गया, टू द पॉइंट प्रेसी होनी चाहिए। अच्छा, पांचवा जो लफ्ज़ है कंसाइजनेस, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। कंसाइजनेस अगेन यू शुड नीड टू नो दैट मीन्स ब्रीफ एंड डायरेक्ट। ठीक है, छोटा हो, टू द पॉइंट हो। जितना आप इसको अपने जहन में रखेंगे, जब आप प्रेसी लिख लेंगे आप टिक ऑफ करेंगे कि क्या मेरी प्रेसी वर्ड लिमिट के अंदर है तो टिक करेंगे, क्या मेरी प्रेसी टू द पॉइंट है कि नहीं। पैसेज को पढ़ें, देखिए प्रेसी समझा सक रही है कि नहीं समझा सक रही। ठीक है, अगेन कंसाइजनेस बहुत ही अच्छी क्वालिटी समझी जाती है। ठीक है, कंसाइज एक्सप्रेशन इस्तेमाल करना है, अननेसेसरी रेपिटेशन नहीं करनी। ठीक है, अगर ये काफ़ी कम होता है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके अल्फाज ख़त्म हो गए हैं और आप जो हैं आइडियाज़ आपके ख़त्म हो गए हैं, लेकिन आपकी वर्ड लिमिट अभी तक पहुंची नहीं है, तो रिपीट नहीं करना आपने। ठीक है, सुकून से देखना है कि क्या ऐसी कोई चीज़ आइडिया है जो मैं मिस कर रही हूँ कि या कर रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, रिपीट करने से गुरेज करें। फिर जी कन्वे आपने करनी इन्फॉर्मेशन क्लियर एंड एफिशिएंटली। ठीक हो गया। अच्छा, तीसरा रूल है कि आपने थीम ऑफ द पैसेज डिटर्मिन करना है, और वो किस तरह से होता है कि आप पहली बार पढ़ेंगे पैसेज को, you will read the entire passage once, then you will read the entire passage again. ठीक है, 2 बार पढ़ेंगे, उसके बाद आप अपना पहला ड्राफ्ट लिखेंगे। पहला ड्राफ्ट मैं आपको आगे सिखाऊंगी कि जी इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके पहले ड्राफ्ट के अंदर आएंगी। ठीक है, और जब आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपको दूसरी बार समझ आने लगेगा कि जी पैसेज क्या क्या रहा है। जितना भी मुश्किल पैसेज हो आप अंडरलाइन करें इंपॉर्टेंट उसके आइडियाज़ को जो आपको लगता है, फिर उनको दोबारा पढ़ें। आप डिसाइफर बहुत आराम से कर सकते हैं। सो घबराना नहीं है किसी नई प्रेसी को देख के। Give it time, read it once, then read it again, and then try to figure out exactly what the passage wants. ठीक है, उसके बाद reproduce नहीं करना, simply rephrase नहीं करना ओरिजिनल सेंटेंसेस को। अपने वर्ड्स में try to use your own words as far as possible. अपने अल्फाजों में लिखने की कोशिश करें। ठीक है, रिप्रोडक्शन करेंगे तो उसके नंबर नहीं होते। ठीक है, अच्छा, brevity should be there, but so should be clarity. ठीक है, बेशक आप इस लफ्ज़ इस्तेमाल करें, आप क्लियर लिखें कि जी क्या है क्या नहीं, आइडियाज़ सारे होने चाहिए, लेकिन क्लैरिटी हमेशा जहन में रखनी है कि आपके आइडियाज़ क्लियर होने चाहिए। एग्जामिनर को समझ आनी चाहिए आप कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, कंसाइज रहेगी, मैं बात कर चुकी हूँ, टू द पॉइंट, बट इतना नहीं कि आपके सेंटेंसेस का मीनिंग जो है उससे इफेक्ट हो। ठीक है, कंसाइज रहे, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल आधा ही में आपने सेंटेंस को ख़त्म कर दिया। ठीक है, लॉजिकल कंक्लूजन होना चाहिए, कंक्लूड होना चाहिए सेंटेंस। ठीक है, लॉजिकल एंड तक पहुँचाएं सेंटेंस को, छोटा रखें ओवरऑल, और उसके बाद आप आगे बढ़ें। ठीक है, फिर जी योर फाइनल प्रेसी शुड बी टोटली कॉम्प्रिहेंसिबल फॉर पर्सन हु हैजंट रेड द ओरिजिनल पैसेज। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ कि अगर एक बंदे ने अपना पैसेज पहले नहीं पढ़ा हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उससे। आपका जब प्रेसी पढ़े तो उसको समझ आ जानी चाहिए कि भाई ये पैसेज क्या क्या है। ग्रामेटिकल एरर्स प्लीज़ मत करें। वर्क ऑन योर टेंसेस, पंक्चुएशन, ग्रामर, प्रेपोजिशन एक्सेट्रा। ठीक है, एरर्स की जगह नहीं है, ग्रामर का पेपर है ये, ग्रामेटिकल एरर्स आप नहीं करेंगे। जो चीज़ आप ऐसे में कर देते हैं ये सोच के कि भाई चलो कोई बात नहीं, एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा, यू विल नॉट डू द एग्जैक्ट सेम थिंग इन द प्रेसी। योर प्रेसी should not contain any errors whatsoever. ठीक है, I have a whole lecture prepared on tenses, although it's not a part of your syllabus, just because आप समझ सकें कि भाई tenses किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, कौन से correct version of using tenses, और क्यों ये गलती बहुत बुरी समझी जाती है। ठीक है, अच्छा, फिर आप सिंपल क्लियर क्रिस्प सेंटेंस इस्तेमाल करें, एग्जामिनर को कंफ्यूज मत करें। डोंट ट्राई टू इम्प्रेस द एग्जामिनर विद डिफिकल्ट लैंग्वेज, प्लीज़ डोंट ट्राई टू डू दैट। ठीक है, और कॉम्प्लिकेट मत करें चीज़ों को। यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि अगर तो एक बंदे की नेचुरल फ्लो ही ऐसा है कि वो बेसिकली अच्छा मतलब ज़बान इस्तेमाल कर सकता है, डिफ़िकल्ट ज़बान, तो वो अपने आप को कंटेन ना करे। ये ना हो कि भाई वो कहे कि नहीं है मैंने तो जान के आसान ज़बान इस्तेमाल करनी है ताकि एग्जामिनर जो है वो मतलब वो ये ना समझे कि मैं उसको इम्प्रेस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। जो आपकी जो नॉर्मल अगर आपका फ्लो ही ऐसा है कि आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स करेक्टली इस्तेमाल करते हैं, देन आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट। व्हाट आई हैव अ प्रॉब्लम विद कैंडिडेट्स जो कि ज़बरदस्ती की डिफ़िकल्ट ज़बान इस्तेमाल करते हैं, उसकी सेंस उनको समझ आए या ना आए। ठीक हो गया। अगला आपका रूल है कि अब अगेन इट इज़ बेस्ट टू रिटेन द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ द गिवन पैसेज। इसमें ये वो बात कर रहे हैं कि अगर पैसेज का फ्लो ये है कि वो पहले बात कर रहे हैं कि जी वो इटली गया ऑथर, उसके बाद इटली में उसको एक बंदा मिला, उस बंदे ने उसको एक फ़िलॉसफी बताई। ठीक है, तो आपने इस ऑर्डर को ख़राब नहीं करना।
जिस प्रेसी भी उसी ऑर्डर में करें, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रेसी के उसी ऑर्डर में लें जिस ऑर्डर में ओरिजिनल पैसेज है, ठीक है। अपनी साइड से कुछ ऐड नहीं करना। जितनी आपका दिल चाहे कि भाई मैं तो इस पैसेज में क्रिटिक कर सकता हूँ, मैं तो फिलोसोफर हूँ, मैं तो ये कर लूँगा, ये नहीं करना। ऐड सब्ट्रैक्ट तो ऑब्वियसली, बट ऐड कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा। अपनी नॉलेज आपने बिल्कुल इसमें यूटिलाइज नहीं करना, ठीक है। दिस इज वन थिंग दैट आई स्ट्रिक्टली फॉरबिड ऑल द कैंडिडेट्स, ठीक है। अगर वो पैसेज में नहीं है वो बात, तो आप नहीं लिखेंगे। जितना मर्जी आपको लग रहा हो कि भाई इस बात तो ऑब्वियसली ये बात, अगर वो गया है इटली तो ऑब्वियसली वो फलानी जगह पे तो गया होगा, ये इस मैं लिख देता हूँ, हो सकता है मेरे नंबर ज़्यादा आ जाए, ये नहीं करना, ठीक है। अच्छा, प्रेसी हमेशा थर्ड पर्सन में होती है। अगर आप वो स्टार्ट हो रही है इस तरह से, आई वेंट ऑन वेकेशन लास्ट ईयर एज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, तो उसको लिखा किस तरह से जाएगा प्रेसी में, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से। द राइटर बीइंग एन एविड ट्रैवलर वेंट ऑन अ वेकेशन लास्ट ईयर। मेक सेंस? अगर तो पैसेज डायरेक्ट स्पीच में है तो उसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे, जो कि प्रेसी में तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपका एक सेपरेट टॉपिक है, कंप्लीटली सेपरेट टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का। और यूजुअली आपकी जो है पास्ट टेंस जो है वो इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है कि जी आपने अपनी डिस्क्रेशन जो है इस्तेमाल कितनी करनी है व्हेन डीलिंग विद इंफॉर्मेशन। जितना इरेज कर सकते हैं अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को प्रेसी में आप इरेज कीजिए, ठीक है ना। इरेज एवरीथिंग दैट्स इररेलेवेंट इन अ पर्टिकुलर प्रेसी, ठीक है। डू नॉट मेंशन एनीथिंग जो कि उस आइडिया से, सेंट्रल आइडिया से कनेक्टेड नहीं है। तो होल पॉइंट ऑफ अ प्रेसी इज कि आपने उस सेंट्रल आइडिया को ग्रास्प करना है, और जितने भी, अगर ये सेंट्रल आइडिया, तो जितने भी कनेक्टिंग सेंटेंसेस हैं वो छुपे होते हैं आपके पैसेज के अंदर, जो कि उस आइडिया से कनेक्टेड है। तो उस आइडिया के साथ जितने भी कनेक्टेड सेंटेंसेस हैं उनको आपने डिटेक्ट करके अपने अल्फाज में लिखना होता है, ठीक है। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें उनको रिटेन करना है आपने अपनी डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल इसकी एक मिसाल ये है कि जो अक्सर मतलब एक रूल ऑफ थंब कह लें या आप कहें कि जो आपकी ज़िंदगी थोड़ी आसान बना देगा, अगर कोई एग्जांपल दी हुई है ना अपने उस आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए, तो एक वो एग्जांपल प्रेसी में ना मेंशन करें, ठीक है, वो मेन आइडिया मेंशन करें। अगर कोई इलस्ट्रेशन दी हुई है, अगर कोई कंपैरिजन ड्रॉ किया हुआ है अननेसेसरी, तो उसको भी मत लिखें, ठीक है। अच्छा, जनरली पैराग्राफिंग नहीं होती प्रेसी के अंदर, एक पैराग्राफ में आता है, एक मोनोटोन सी उसकी एक फ्लो होता है, तो कोशिश कीजिए आप उसमें ही रखिएगा। टाइटल बहुत ज़रूरी है, इसके अलग मार्क्स होते हैं टाइटल के, ठीक है, हमेशा अलग मार्क्स होते हैं। और इट परटेन्स टू द सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पैसेज। अ टाइटल जो होता है वो आपका 3 to 4 या 5 to 6 लफ्ज़ का होता है, इससे ज़्यादा मत करें। 5 to 6 वर्ड्स कर लें, ठीक है। इससे छोटा भी हो सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मस्ट है कि आपने टाइटल देना है, ठीक है। इसके अलावा आपने अब्रीविएशंस और कॉन्ट्रैक्शंस इस्तेमाल नहीं करनी। अगर किसी चीज़ की फुल फॉर्म है तो फुल फॉर्म ही होगी, ठीक है। अगर LSE नहीं लिख सकते, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी फुल फॉर्म, UN है तो पूरी फॉर्म आपकी लिखेंगे प्रेसी के अंदर, ठीक है। दीज वर सम ऑफ द रूल्स ऑफ राइटिंग अ पर्टिकुलर प्रेसी। अगला जो कि आप देख रहे हैं, मैं आगे जाने की भी कोशिश कर रही हूँ, बट मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से प्रेसी, हाउ डू यू गो अबाउट अ पर्टिकुलर प्रेसी। आई होप दीज रूल्स वर वेरी क्लियर टू यू, एंड एवरी टाइम दैट यू वांट टू राइट अ प्रेसी, एटलीस्ट इन द बिगिनिंग कोशिश करें कि ये सारे रूल्स या एटलीस्ट मोस्ट ऑफ देम अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। उससे आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि आपकी प्रेसी कितनी अच्छी है या कितनी मेहनत की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।